नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर। महाराष्ट्र के सियासी संकट की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। ऑल्ट न्यूज़ ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर बयान जारी कर कहा है कि न एफआईआर दर्ज हुई, ना ही कोई सूचना दी गई, बस सीधे मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास जुबैर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। और ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट किया है। आपको बताते हैं उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा। प्रतीक सिन्हा लिखते हैं, जुबैर को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2020 के एक मामले में जांच के लिए बुलाया था, जिसमें उनको हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है। बहरहाल आज शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि उन्हें किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो कि उन धाराओं में अनिवार्य है जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ना ही लगातार अनुरोध के बाद हमें एफआईआर की कॉपी दी जा रही है। तो जैसा कि प्रतीक सिन्हा ने बताया कि 2020 के एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन गिरफ्तारी किसी और मामले में की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और पुलिस का कहना यह है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। इसी के बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ सेक्शन 153 और 295A यानी दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, इस तरह के उन पर आरोप हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है ये अब तक साफ नहीं है। कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा का जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान आया था, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और उन पर आरोप यही था कि ये लोग अपने बयानों के जरिए या सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए नफरती बयान दे रहे हैं, दो समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं। तो 32 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। क्या ये वही मामला है या फिर यह कोई नया मामला है? दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि मोहम्मद जुबैर को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उनकी फर्दर रिमांड ली जाएगी। मोहम्मद जुबैर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी केस दर्ज किया था, जिसमें उन पर आरोप यह है कि उन्होंने कुछ साधु संतों को लेकर नफरती ट्वीट किए थे, उसको लेकर केस दर्ज किया था। लेकिन ये दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके जो साथी हैं उनका ये कहना है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की अब तक इस मामले में सफाई नहीं आई है कि क्या नोटिस दिया गया था या उन्हें बिना नोटिस दिए ऐसे ही बुलाकर गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद जुबैर से जो साइबर क्राइम यूनिट है दिल्ली पुलिस की, वो पूछताछ कर रही है। पूरा मामला क्या है, पूरी तस्वीर क्या है, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन उनसे लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी रिमांड ली जाएगी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम संगठन हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक डिटेल बयान नहीं दिया है कि आखिर उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया है और किस तरह से उन्होंने दो समुदायों के बीच नफरत फैलाई, क्या ट्वीट किया, क्या जानकारी है, ये अब तक साफ नहीं है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मातोश्री है और आज यहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता, लगातार शिवसेना के नेता अंदर उद्धव ठाकरे से मिलते रहे और बाहर जाते रहे। मीडिया से लेकिन बचते रहे, मीडिया से ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। इस बीच एक अहम खबर जो हमारे सामने आई है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे। ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कम से कम 2 बार ऐसा मौका आया जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने अपना फैसला पलट दिया। जिस शाम उन्होंने फेसबुक लाइव करने का ऐलान किया था, उसी दिन वो इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एक बड़े नेता के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। अगले दिन फिर वो सचिवों के साथ बैठक में इस्तीफा देने वाले थे, फिर उसी नेता के कहने पर उन्होंने फिर से ये फैसला बदल दिया। माना जा रहा है कि शरद पवार हैं जिन्होंने उन्हें इस्तीफा देने से रोका था। और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। शिवसेना में बगावत का आज 7वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकल नहीं पाया है।
उल्टे आज मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो बागी विधायक हैं 16 जिनकी सदस्यता रद्द करने की नोटिस डिप्टी स्पीकर ने दी थी, उनको जवाब देने का जो वक्त है वो बढ़ाकर 14 दिन दे दिया है। यानी मामला और भी लंबा खिस्सा दिख रहा है। लेकिन आज बीजेपी की कोर कमेटी की यहाँ बैठक हुई और ये जो डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर बीजेपी के खेमे में कहीं थोड़ा सा उत्साह दिखा। हालांकि बीजेपी का अब तक यही कहना है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक हुई उससे बाहर निकलने के बाद सुधीर मुनगंटीवार जो बीजेपी के नेता है उन्होंने साफ किया कि कोर कमेटी की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हलचल जो है उस पर चर्चा हुई और यही तय किया गया कि अभी भी बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शिवसेना के जो गुट के नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से अभी तक सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आगे कभी कुछ डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी और फिर अगली रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इस बीच एक खबर उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई आ रही है कि पिछले बुधवार को जब वो 5 बजे शाम को फेसबुक लाइव करने वाले थे तब उसमें देरी हुई थी। तब उस दौरान बताया गया था कि जो देरी की वजह है वो तकनीकी वजह है। लेकिन अब पता चल रहा है कि दरअसल शिवसेना के अपने विधायकों की बगावत से व्यथित होकर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने जा रहे थे। लेकिन तब महाविकास आघाड़ी के एक बड़े नेता ने उन्हें समझाया कि राजनीति में इस तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, बल्कि संघर्ष किया जाता है। तो हम आप इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं, इस लड़ाई में खास करके एनसीपी और कांग्रेस दोनों साथ में है, तो हम लड़ेंगे, इसलिए आप इस्तीफा अभी मत दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने वो इस्तीफा देने की बात मन से निकाल दी थी। लेकिन भावनात्मक एक अपील करते हुए कहा था कि अगर किसी को लगता है, मेरे शिवसैनिक मेरे विधायक को लगता है कि मैंने गलती की है तो मेरे सामने आए, बताए, तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। और उसके बाद उन्होंने वर्षा बंगलो जो है वो खाली कर दिया और वो मातोश्री चले गए। लेकिन दूसरे दिन भी सूत्र बता रहे हैं कि दूसरे दिन भी उनके मन में ये बात आई कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि स्थिति जो है अब उनके अनुकूल नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में विधायक जो है उनके हाथ से जा चुके हैं। तब उन्होंने दोपहर में जो सचिव हैं उन सचिवों की एक बैठक बुलाई थी और उनकी इच्छा थी कि वो उनसे बात करते हुए धन्यवाद उन्हें देंगे कि 2.5 साल तक उन्होंने उनको सत्ता में सहयोग किया, सरकार चलाने में सहयोग किया। लेकिन उसके बाद उस दौरान भी उस बड़े नेता को पता चल गई और उन्होंने फिर से समझाया कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना है, बल्कि संघर्ष करना है। उसके बाद से हमने देखा कि शिवसेना का जो तेवर है वो अलग हो गया और वो उसके सैनिक आक्रामक तरीके से उन्होंने सड़क पर भी उतरना शुरू कर दिया है। बहरहाल अभी भी ये संघर्ष जारी है। स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, कब क्या होगा। इस दौरान लगातार एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके शिवसेना के और भी विधायकों की जाने की बातें सामने उभर कर आ रही है। लेकिन जो बीजेपी खेमे में जिस तरह से उत्साह है और जिस तरह से अब 14 दिन का वक्त मिल गया है जो 16 बागी विधायक हैं उन्हें नोटिस का जवाब देने का, उससे लग रहा है कि 1-2 दिन में कुछ राजनीतिक हलचल हो सकती है और सरकार बनाने की या फिर अविश्वास प्रस्ताव देने की कोशिश हो सकती है। ऐसे एक उम्मीद भरी है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि पूरे सब कुछ जो है वो सही मायने में सब स्थितियाँ बन न पाए, सरकार के अनुकूल बनने के अनुकूल या फिर बागियों के पक्ष में न बन पाए, तब तक बहुत कुछ होता कह पाना बहुत मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ से सुनील सिंह, NDTV इंडिया की। हमारे साथ शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। पहला सवाल ये होगा, आप खुद शिवसेना सांसद हैं, बड़े पैमाने पर शिवसेना के विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं, आप ठाणे में मौजूद हैं जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। आप किस तरह से देखते हैं? कई सवाल हैं, कई आरोप लग रहे हैं कि जो असली शिवसेना है वो यहीं पर है, जो वहाँ पर गए उन्हें बागी कहा जा रहा है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? असली शिवसेना कौन सी? मुझे लगता है कि आज शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो 50 से ज़्यादा मुझे लगता है कि MLAs जो है वहाँ पर है और सभी MLAs का यही कहना है कि आज भी हम लोग जो है वो शिवसेना में ही है और सभी लोग शिवसैनिक हैं और शिंदे साहब को सभी स्तरों से समर्थन भी मिल रहा है। तो आज कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अलग गढ़ बनाया है, सभी लोग जो है वो आज भी शिवसेना में ही है। जी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, एक राहत मिली है 11 जुलाई तक। पहले ये था कि सोमवार शाम 5:30 बजे तक आपको जवाब देना है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, उसे चैलेंज किया गया। 11 जुलाई तक जो राहत मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो आज
सत्य की जीत हुई है। जो गए 2-3 दिनों में जो वारदातें हुई, जिस तरीके से उपसभापति जी ने इलीगल तौर से कि मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है इसलिए डिस्क्वालीफाई करो, ऐसे कहीं पर भी नहीं है। और अपना से जो है वो 2 दिन में 2, नहीं तो आप सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राइट डिसीजन दिया। सत्य के पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी रही और सत्य की जीत हुई आज। पॉलिटिक्स की अगर बात करें अभी, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपका भी नाम का जिक्र एक जगह पर भाषण में किया। उन्होंने कहा कि वो हम पर आ रहे हैं, लेकिन खुद श्रीकांत शिंदे जो हैं वो एमपी हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? वो अब आपके ऊपर भी उन्होंने पिन पॉइंट किया। नहीं, मुझे कुछ उसके बारे में कहना नहीं है। आज जो कुछ है वो आज आपको सामने दिख रहा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर जो है वो एमएलएस नाराज़ थे और उनकी सबकी शिकायत एक ही है, एनसीपी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सभी लोगों को सोचना चाहिए कि इतना ये सब जो है वो होने के पीछे कारण क्या है। संजय राउत ईडी में उनको नोटिस आया है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि आप अभी भी शिवसेना में हैं, वो भी शिवसेना के नेता हैं। मुझे नहीं पता, अभी उनको मैंने भी टीवी पे ही देखा कि उनको ईडी की नोटिस आई है करके। ठीक, आखिरी सवाल, आप सांसद हैं, क्या और भी सांसद की बात जो की जा रही है उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देंगे या एक जल्दबाजी? नहीं, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सांसद श्रीकांत शिंदे ने जिस तरह से कहा कि असली शिवसेना कौन है, वो इसी बात से पता चलता है कि 50 से ज़्यादा विधायक किसके पास हैं। इसके साथ ही कई जो आरोप लग रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि जो असली शिवसेना है वो आंकड़ों से पता चलता है, और जिस तरह से कोर्ट में आज निर्णय लिया है वो सत्य की जीत हुई है। थाने से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच महाराष्ट्र के बागी मंत्रियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके मंत्रालय छीने गए हैं। एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को दिया गया, गुलाब राव पाटिल का विभाग अनिल परब को, बागी उदय सामंत का विभाग आदित्य ठाकरे को, शंभूराजे देसाई के 3 मंत्रालय वापस लिए गए, राजेंद्र यड्रा वर्कर के 4 मंत्रालय वापस लिए गए, अब्दुल सत्तार से भी सभी 3 मंत्रालय लिए गए, ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू से 4 विभाग लिए गए। और दूसरी ओर शिवसेना के बागी विधायकों का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे कैंप से 2 और विधायक टूट गए हैं और वो जल्द ही एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में लगातार शिंदे गुट बड़ा हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। अब गुवाहाटी में भी एकनाथ शिंदे कैंप का शक्ति प्रदर्शन, गुवाहाटी में जिस होटल में वो ठहरे हैं उससे 1 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे में आज शाम से ये बिलबोर्ड दिख रहा है और ये बिलबोर्ड एकनाथ शिंदे के किसी समर्थक ने यहाँ पे लगवाया है। और ऐसे बिलबोर्ड्स, ऐसे बैनर्स हमें महाराष्ट्र में देखने को मिले एकनाथ शिंदे की सपोर्ट में, और अब गुवाहाटी में देखने को मिल रहा है। ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है, ये एक तरीके का मैसेज भेजना चाहते हैं शायद शिंदे कैंप अपने जो अपोनेंट कैंप को। और अभी जो सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि शिंदे कैंप यहाँ से गुवाहाटी से कब मूव करेगा। तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि उनका बुकिंग 30 जून तक है, और इसके बाद जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल प्रेजेंस की दूसरे किसी जगह पे तभी वो जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरत शायद फ्लोर टेस्ट के लिए हो सकता है, मगर फ्लोर टेस्ट कब होगा इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो सूत्रों के मुताबिक अब शायद फिर से इनका जो यहाँ पे रहना, गुवाहाटी में रहना, वो और भी कुछ दिनों के लिए बढ़ सकता है। और अभी जो शिंदे कैंप है, आज भी उन्होंने होटल में जो अपना जो रणनीति है उसको आगे ले जाने की चर्चा की, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर लग रही है। गुवाहाटी से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अग्निपथ स्कीम की बात करते हैं। इसको लेकर छात्रों में जो गुस्सा है वो सबसे ज्यादा बिहार में दिखा है। बताया जा रहा है कि रेलवे को करीब 250 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस पूरे मामले में 1800 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए पूरी खबर। करोड़ों की संपत्ति खाक होती रही, धू-धू करके बोगी से इंजन तक जलते रहे, ट्रेनें रद्द होती रहीं, मुसाफिर परेशान रहे। नाराजगी सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना से थी। अब इस मामले में उपद्रवियों के खिलाफ 223 मामले दर्ज किए गए हैं। आरपीएफ ने 136, जीआरपी ने 40 और स्थानीय प्रशासन ने 47 मामले दर्ज किए।
आगजनी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर 1752 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। जमीन पर आंदोलन, स्टेशन पर हो हल्ला, ट्रैक पर आक्रोशित भीड़ को भड़काने में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म की भूमिका भी रेलवे को दिखी है। ऐसे दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही आईटी मिनिस्ट्री से इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की गुजारिश भी की गई है। नुकसान की भरपाई तो नहीं, पर अब कार्रवाई। कोशिश यही कि कसूरवार पर शिकंजा कसे और सबक मिले, ताकि नाराजगी की आड़ और सरकार से तकरार में देश की संपत्ति स्वाहा न हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।